वेलकम स्टूडेंट्स। जैव अणु की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ही कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य टॉपिक है मोनोसैकेराइड। अब आप समझिए मोनोसैकेराइड होता क्या है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है और एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड। देखिए, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल और छोटा रूप है, जिन्हें और छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ नहीं सकते। इन्हें सिंपल शुगर भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उन्हें और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु होते हैं, इनसे और छोटे अणु नहीं बना सकते, तो यही कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। मोनोसैकेराइड की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो मोनोसैकेराइड होते क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए। वे सरल कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे मिलकर सभी बड़े कार्बोहाइड्रेट, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे पॉलीसैकेराइड हो, बनते हैं, क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यानी कि जब छोटे छोटे मोनोसैकेराइड के अणु मिलेंगे और जब जाके कोई एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनता है, मोनोसैकेराइड के मिलने से ही क्या बनते हैं? बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगर आपको कोई डाइसैकेराइड प्राप्त करनी हो, डाई का मतलब दो, जब दो कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तब इसे कहेंगे डाइसैकेराइड। तो यही डेफिनेशन में कहा है, वे सरल कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलकर सभी बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, जितने भी और आगे कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, वे सारे के सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं। तो आपको सबसे पहले मोनोसैकेराइड का पता हो। चलिए देख लेते हैं मोनोसैकेराइड। अगर हम सूत्र की बात करें, अगर मोनोसैकेराइड के सूत्र को देखें तो यहां देखिए CnH2nOn, इसका जो सूत्र होता है CnH2n प्लस ON, ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में कितने, ये जैसे उदाहरण देख लेते हैं मोनोसैकेराइड कौन कौन सी होती है। ये देखिए, ये मोनोसैकेराइड है। अगर हम इसकी बात करें कौन कौन सी मोनोसैकेराइड होती है, ये जरा ध्यान दिए। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और ये हेक्सोसैकरा कहलाई जाती है। चलिए मोनोसैकेराइड के पहले आप मोनोसैकेराइड देखिए। मोनोसैकेराइड कौन कौन सी मोनोसैकेराइड होती है, ये ध्यान रखिए। मोनोसैकेराइड कार्बन के, जिसमें कार्बन की कम से कम 3 से लेके 7 तक कार्बन के अणु होते हैं, वो मोनोसैकेराइड होते हैं। कार्बन की संख्या 3 से 7 तक। और अभी फार्मूला क्या बताया था आपको? CnH2nOn, ये होता है फार्मूला। अगर हम का यहाँ n की जगह कार्बन की संख्या 3 लिखे तो फार्मूला क्या बनेगा? C3H के कितने हो जाएंगे? देखो, 2 तिया 6, H के आएंगे 6 और O के कितने आ जाएंगे? 3। तो ये एक ट्राइओसेस मोनोसैकेराइड हुई, ट्राइओसेस। तो इसे, ये एक ट्राइओसेस सकरा का नाम है। नाम बताएंगे अभी आगे, ओ समझिए। अगर कार्बन के 4 रखे, कार्बन के 4 रखे तो फिर कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के? 4 दूनी 8 और O के आ जाएंगे 4। ये एक टेट्राहेक्सोस, टेट्रासोस कार्बोहाइड्रेट का नाम है। अब इसी तरीके से पेंटोस, C के 5 ले तो H के कितने आ जाएंगे? दुगने, 5 दूनी 10 और O के कितने हो जाएंगे? 5। ये पेंटोस सकरा है, जो ऐसे कि राइबोस और डिऑक्सीराइबोस होती है, ये पेंटोस सकरा होती है। देखिए फार्मूले ये रहे। देखिए फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हेक्सोस सकरा है, अर्थात कार्बन के जिसके अंदर 6 आते हैं अणु, वो हेक्सोस सकरा होती है। और इसके C के 6 है तो हाइड्रोजन के 12 हो जाएंगे, O के 6 ही रहेंगे। तो हेक्सोस सकरा, देखिए ग्लूकोज भी एक हेक्सोस सकरा है, इसका फार्मूला भी यही होता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी एक हेक्सोस सकरा है, उसका भी फार्मूला यही होता है। इसी तरीके से गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी एक हेक्सोस सकरा है,
इसका भी फार्मूला यही होता है। और इसी तरीके से राइबोस, राइबोस एक पेंटोस सक्रा है, पेंटोस सक्रा ये फार्मूला हो जाएगा राइबोस का। इसी तरीके से डीऑक्सीराइबोस ये भी एक पेंटोस सक्रा है, इसका फार्मूला भी यही हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है हेक्सोस सक्रा कौन सी होती है और पेंटोस सक्रा कौन सी होती है। हेक्सोस सक्रा ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये हेक्सोस सक्रा है जिसका फार्मूला सेम यही होता है चारों का। जब चारों का फार्मूला सेम है तो अंतर क्या होता है, अंतर होता है एल्डिहाइड और कीटोस समूह को जुड़ने से। जब संरचना बनाएंगे तो वो अंतर भी आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसी के साथ जैसे एक अंतर दिखा देते हैं। अगर ग्लूकोज का अनुसूत्र लिखे तो ग्लूकोज ये होता है। अब आप ग्लूकोज देखिए, एक जगह लीजिए ग्लूकोज और एक तरफ लिखते हैं फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला सेम C6H12O6, इसका भी फार्मूला यही, दोनों का फार्मूला सेम है। अब अगर ग्लूकोज की संरचना बनाए, संरचना में अंतर आ जाएगा। देखिए ग्लूकोज की संरचना CH2O और यहां आ जाएगा CHOH, 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 1 2 3 4 5 6 आता है ना ग्लूकोज के उसमें। तो ये ग्लूकोज की संरचना है। इसमें पहले कार्बन पे एल्डिहाइड समूह होता है, ये देखिए। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज की संरचना बनाए तो फ्रक्टोज की संरचना बनती है CH2O, CO, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH, ये फ्रक्टोज है। अंतर क्या है, इसमें कीटो ग्रुप है दूसरे कार्बन पे और इसमें यहां एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। देखो अगर इसे ऐसे लिख दे CH2O को CHO और H, देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो संरचनाएं में अंतर आ जाता है। यही तो कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटो ग्रुप हो। जरूर इन दोनों में से कोई एक ग्रुप जरूर होता है और बाकी सब पे OH समूह होता है। तो इसलिए ना पॉलीहाइड्रॉक्सी भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीहाइड्रॉक्सी। OH यानी कि सारे कार्बन पे OH रहता है, किसी एक कार्बन पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा या कीटो ग्रुप आएगा। संरचना में अंतर आ जाता है लेकिन दोनों का अनुसूत्र तो सेम ही है। तो हेक्सोस सक्रा का मैंने आपको बहुत अच्छे से उदाहरण समझाया है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। आइए कुछ और बात करते हैं। ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। अभी मोनोसैकेराइड है, अभी आप समझिए मोनोसैकेराइड का अगर हम वर्गीकरण देखें मोनोसैकेराइड का, देखो मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन एटम के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर मैंने अभी बताया था मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बन की संख्या के आधार पर देखो कितने प्रकार के हो जाएंगे। एक तो जिसमें कार्बन के 3 आएंगे, एक कार्बन के 4 वाले, एक कार्बन के 5 वाले, एक कार्बन के 6 संख्या, एक कार्बन की 7 संख्या, ज्यादा से ज्यादा 7 तक हो सकते हैं। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो मोनोसैकेराइड 5 तरह की होती है जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, तो उसे कहते हैं ट्राइओसिस। क्लियर, कार्बन की संख्या 3 वाले। अगर अनुसूत्र लिखना हो, सूत्र तो आपको पता ही है, क्या बताया था अभी, CnH2nOn। इसमें देखिए कार्बन के 3 रख के देखिए फार्मूला क्या बनेगा, C3H 3 दूनी 6, दुगना कर दीजिए O3। देखिए ये आया ट्राइओसिस। क्लियर। और कौन सी किसी एक ट्राइओसिस का नाम अगर पूछे, ग्लिसरैल्डिहाइड, क्या हो गया, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये एक ट्राइसैकेराइड का नाम है। अगर आपसे कभी भी पूछे किसी एक ट्राइसैकेराइड का नाम बताओ तो आप क्या बता देंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर, बात पता चल गई। अगर हम पूछे कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 4, तो इसे कहेंगे टेट्रोसेस, ठीक है ना। और अगर नाम पूछे एरिथ्रोस,
किसी एक ऐसी मोनोसैकेराइड का नाम बताओ जिसमें कार्बन की 4 संख्या आती है, तो आप क्या बताएंगे? एरिथ्रोस, कार्बन की 4 संख्या वाला। फार्मूला, फार्मूला तो अभी आपको बताया, इस फार्मूले में रखिए C4H 4 दूनी 8 O4, ये रहा। और ये किसका है? एरिथ्रोस का। क्लियर, पता चल गया। इसी तरीके से कार्बन की संख्या अगर 5 आए तो फिर इसे कहते हैं पेंटोस, पेंटोस सकरा। और ये क्या होती है? जैसे कि राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, पेंटोस सकरा जिसमें कार्बन के 5 आए और नाम आपको पता हो, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। आरएनए बनाने में काम आती है राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस डीएनए बनाने के काम आती है। तो इसका फार्मूला इस फार्मूले में रखिए, सी के 5, एच के दुगने कर दीजिए 5 के 10, तो एच 10 आएंगे, ओ के 5। ये पेंटोस सकरा हुई। और कौन सी है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये नाम पता हो आपको। हेक्सोस सकरा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये होती है हेक्सोस सकरा, हेक्सोस सकरा। तो हेक्सोस सकरा, ठीक है। फार्मूला सी के 6, एच के 12, ओ के 6, इसमें रखते जाइए। 7 वाले का अगर आपसे पूछे ग्लूकोहेप्टोज, जिसमें कार्बन के 7 आते हैं, फार्मूला 7, इसके दुगना करो 14, ओ के 7। तो ये सारी की सारी क्या है? मोनोसैकेराइड है। अब आपको अच्छे से मोनोसैकेराइड समझ में आ गई हो गई। ये सारी की सारी मोनोसैकेराइड है। इनके जो अणु होते हैं, इनको और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता, इनको और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ये सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट होती है। क्लियर? अगर आपको ये पता चला है तो ये सबसे छोटी मोनोसैकेराइड होती है। ये अगर आपको पता चल गया है तो आइए कुछ और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ और कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अभी तो मोनोसैकेराइड के बारे में ये। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, इनमें क्रियात्मक समूह किसमें कौन सा होता है ये आपको पता हो। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, ये तो कार्बन की संख्या के आधार पर आपने मोनोसैकेराइड देखी। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जिसपे CHO ग्रुप आता हो, जिस मोनोसैकेराइड पे CHO ग्रुप आता है वो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। CHO, अभी मैंने ग्लूकोज की संरचना बनाई थी तो उसमें CHO ग्रुप था। और वे वाले कीटोज जिसमें CO ग्रुप आता है वो है फ्रक्टोज। तो ये दो तरह के समूह में बांट सकते हैं मोनोसैकेराइड को। वे जिसपे CHO ग्रुप आता हो और जिनकी संरचना में CO ग्रुप आता हो वो फ्रक्टोज है। ये बात क्लियर हो गई। अब इनके गुण देख लेते हैं, मोनोसैकेराइड के गुण। नंबर 1, ये मीठे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं तो आप लिख दें इनका स्वाद मीठा होता है, पानी में घुलनशील होते हैं और सीधे एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देते हैं। यानी कि ये घुल के सीधे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। जब देखिए अगर बीमार होते हैं तो हमारे अंदर से एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो हम ग्लूकोज पीते हैं, या बुखार हो जाता है देखते हैं कि ग्लूकोज लगाई जाती है, तो ग्लूकोज से सीधे हमें एनर्जी मिल जाती है। अब इनका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, मोनोसैकेराइड का उपयोग देखिए। अब आप मोनोसैकेराइड का उपयोग, शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, डीएनए आरएनए के महत्वपूर्ण घटक है। कौन कौन? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीऑक्सीराइबोस से क्या बनता है? डीएनए, और राइबोस से क्या बनता है? आरएनए। क्लियर बात? बड़े कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से बनते हैं। जो और डाइसैकेराइड बनाएंगे हम, वो सब इन्हीं से मिलके बनेंगे। तो ये हुआ आपका मोनोसैकेराइड। इसमें इनका जैविक महत्व भी देख लेते हैं। ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा मिलती है वो सब ग्लूकोज से ही मिलती है। दूसरा, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस डीएनए और आरएनए के निर्माण में आवश्यक है। ये अभी बात पता चल गई आपको। और मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। तो अब यही पढ़ेंगे किस तरीके से निर्माण होता है। तो अब पढ़ते हैं आप डाइसैकेराइड के बारे में। ये मोनोसैकेराइड आपने पूरा का पूरा पढ़ा। अब देखिए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड देखिए, सबसे पहले अगर डाइसैकेराइड की बात करें, ये समझिए, आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में डाइसैकेराइड किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं
उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। देखिए कैसे, अब आप ये समझिए, ये दो मोनोसैकेराइड के अणु मिले और मिलने से एक डाइसैकेराइड का निर्माण हुआ। तो जब ये दो अणु मिले होंगे तो इनके बीच में कोई बंध तो बना होगा, तो जिस बंध से ये जुड़ते हैं उसी को ही कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बंध। यानी कि एक कीटो ग्रुप का और उधर से OH ग्रुप आपस में जब मिलेंगे तो वही ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि अब आप देखिए कोई एक मोनोसैकेराइड लेते हैं, एक मोनोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। देखिए किस तरीके से, ये एक ग्लूकोज का अणु लेते हैं, जैसे गलैक्टोज देख लेते हैं। गलैक्टोज, गलैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, गलैक्टोज। अब इसका निर्माण कैसा होता है, अब देखिए गलैक्टोज अगर लिया तो ये गलैक्टोज कैसे बनेगी, एक ग्लूकोज का अणु प्लस एक फ्रक्टोज का अणु। ये काय का अणु है, ग्लूकोज, और एक फ्रक्टोज का अणु लिया, तो जब इसको मिले ये तो क्या बन जाएगी, गलैक्टोज बन जाएगी। देखिए कैसे, इसमें से जल का अणु भी एकदम बाहर हो जाएगा, एक जल का अणु निकल जाता है। देखो अब ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का भी सेम ये सूत्र है, दोनों मिले तो देखिए जल का एक अणु बाहर हुआ तो कार्बन 6 अच्छा 12 थे तो 12 के 12 ही रहेंगे। C12 H के देखो 12 और 12 24, 2 निकल गए तो 22 रह गए, क्योंकि जल का अणु निकला हुआ है ना। तो 6 12 और 12 24, 2 H के निकल गए तो 22। ओके देखिए 6 अच्छा 12, एक निकल गया O 11। तो यही सुक्रोज का फार्मूला आएगा, यही गलैक्टोज। लेकिन गलैक्टोज किस किस से मिलकर बनी, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। इस तरीके से दो मोनोसैकेराइड का अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनती है, जैसे कि गलैक्टोज। तो डाई का मतलब दो, दो मोनोसैकेराइड के अणु के जुड़ने से एक डाइसैकेराइड बनती है। और ये रहा देखो, अगर हम डाइसैकेराइड का जल अपघटन कर दे, डाइसैकेराइड जैसे कि गलैक्टोज ही लो, इसका उल्टा कर दे, अगर इसका जल अपघटन कर दे, देखिए ये लिखा हमने किसका फार्मूला, गलैक्टोज का, और ये जल अपघटन किया, जल से क्रिया की, तो देखिए ये ग्लूकोज का एक अणु बना लेगा और फ्रक्टोज का एक अणु बना लेगा। इस तरीके से इनका जल अपघटन करने से मोनोसैकेराइड का अणु प्राप्त होता है। अगर डाइसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो वो अपने मोनोसैकेराइड के अणुओं में अपघटित हो जाती है। तो इस तरीके से आप डाइसैकेराइड भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए कुछ और बातें समझते हैं डाइसैकेराइड की, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी समझिए डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड और उनके घटक, घटक देख लेते हैं। अगर सुक्रोज पूछे, सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज का अणु एक डाइसैकेराइड है। अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन कर दे तनु H2SO4 की उपस्थिति में तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। और कौन से बंध द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं, अल्फा 1। यानी कि हम कह सकते हैं जो सुक्रोज होती है उसका निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं के जुड़ने से क्या बनती है, सुक्रोज। तो ये याद रखना कौन कौन से मोनोसैकेराइड काम में आती है सुक्रोज के बनने में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर बात करें माल्टोज की, माल्टोज किससे मिलकर बनी, ग्लूकोज से और गलैक्टोज से, ये जरूर पता हो। और बंध कौन सा होता है इसमें, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। इसी तरीके से लैक्टोज की अगर बात करें, दूध की शर्करा होती है लैक्टोज। सुक्रोज कहाँ में पाई जाती है, गन्ने की शर्करा या मीठे फलों में सुक्रोज होती है। माल्टोज अंकुरित बीजों में पाई जाती है। और काय में अपघटित होती है, ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। और लैक्टोज की अगर बात करें जो दूध में पाई जाती है, ये ग्लूकोज और गलैक्टोज दो मोनोसैकेराइड के अणुओं के जुड़ने से बनती है। और कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। ये बातें जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, इसको भी समझिए। दो मोनोसैकेराइड के OH ग्रुप के बीच कंडेंसेशन यानी कि संघनन से जो बॉन्ड बनता है वह ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। यानी कि जब दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलते हैं ना, तो उनके जो OH के समूह होते हैं उनके बीच में जो संघनन होता है, संघनन का मतलब छोटा अणु निकल के चला जाएगा और वे आपस में जुड़ जाएंगे, तो वहां जो बंध बनता है उसे ही कहते हैं
ग्लाइकोसिडिक बंध। चलिए जल अपघटन देख लेते हैं। अब ये देखिए, अगर डाइसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षण, आप जरा समझिए। डाइसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो दो मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। अगर एक डाइसैकेराइड का जल अपघटन करेंगे तो दो मोनोसैकेराइड का अणु प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर सुक्रोज का उदाहरण ले, सुक्रोज, देखिए सुक्रोज का फार्मूला क्या बताया था, C12H22O11। इसका अगर हम जल अपघटन करते H2O, H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो एक तो ग्लूकोज का अणु मिलेगा C6H12O6, ये बन गया ग्लूकोज, और प्लस दूसरा कहां पे बनेगा, फ्रक्टोज, इसका भी वही C6H12O6, ये फ्रक्टोज बन गया। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं, अगर डाइसैकेराइड का जल अपघटन करें तो ये अपने अपने मोनोसैकेराइड के अणुओं में टूट जाती है, क्योंकि डाई है तो दो ही मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। अब इनका गुण क्या होता है, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद कैसा होता है, मीठा, हाइड्रोलिसिस होने पर मोनोसैकेराइड देते हैं, यानी कि जल अपघटन होने पर मोनोसैकेराइड देते हैं। ये हुआ इनका गुण। अब देखिए एग्जाम्पल को, इनके एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं हम इसको। देखिए क्या ट्रिक है, इसे देखिए आप मोनोसैकेराइड को सुमाला इस शब्द से याद करते हैं। सु का मतलब हो गया सुक्रोज, और ये काय में टूटता है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। मा का मतलब माल्टोस, ये काय में टूटता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। और ला का मतलब हो गया लैक्टोज, ये काय में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इस तरीके से आपने पढ़ा डाइसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। डाई के बाद देखते हैं ट्राई। ट्राई नाम से पता चल गया, जिसमें तीन मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं, तीन मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं, तब एक ट्राइसैकेराइड बना प्राप्त होती है। उदाहरण हम ग्लूकोज से ही ले रहे हैं। सपोज करो यहाँ ग्लूकोज के तीन अणु हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों ग्लूकोज के हैं माना, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, तीनों के तीनों मिल गए, लेकिन दो जल के अणु निकलेंगे। जब तीन बनेंगे तो एक कम करके उतने जल निकाल दो, दो जल के अणु निकल जाएंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा ट्रायोसिस का। देखो कार्बन, देखो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 आ गई, क्योंकि इसमें कार्बन तो नहीं आया। H के देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 में से 2 दूनी 4, 36 में से 4 घटाए तो रह जाएंगे H के 32, क्योंकि 4 हाइड्रोजन निकल गए। O कितने जाएंगे, 2, O के कितने जाएंगे, 2 निकल के। देखो O देखो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में से 2 गए 16, तो ये बनी एक ट्राइसैकेराइड। फार्मूला कैसे, तीन मोनोसैकेराइड के अणु जुड़े, दो जल के अणु निकले, और तो क्या बनेगा C18H32O11, ये एक ट्राइसैकेराइड का फार्मूला बना जब तीन मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं। अब देखिए ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड का भी अगर जल अपघटन करें हम, ट्राइसैकेराइड, सबसे पहले ट्राइसैकेराइड के बारे में समझिए। ट्राइसैकेराइड किसे कहते हैं ये समझिए। वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें तीन मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में, बंद वही जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बंद, बंद वही रहता है, ओतो से जुड़ते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ट्राइसैकेराइड। डेफिनेशन पूछे लिख दे। जब इनका जल अपघटन करते हैं तो कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, 3। जल अपघटन करेंगे, अभी करके दिखाया, 3 मोनोसैकेराइड का अणु टूटेंगे। क्लियर बात पता चल गई। अब देखिए इनका जल अपघटन कैसा होता है, पानी H2 की उपस्थिति में होता है। एंजाइम जैसे इन्वर्टेज, एमाइलेज ये काम करते हैं एंजाइम इसमें, या एसिडिक माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में, या तो ये एंजाइम काम करेंगे या अम्लीय माध्यम की सहायता से ग्लाइकोसिडिक बंध टूट जाते हैं, तो 3 मोनोसैकेराइड के अणु निकल जाते हैं। देखिए अभिक्रिया के द्वारा देख लेते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया देख लेते हैं। किसी, ये एक अभिक्रिया का उदाहरण दिया, आप जरा इसे देखिए। उदाहरण देखिए, मान लो कोई ट्राइसैकेराइड के 3 ग्लूकोज यूनिट से बना है, अभी बताया 3 ग्लूकोज के यूनिट, ट्राइसैकेराइड है, इसका जल अपघटन क्या, दो जल के अणु जोड़े तो ग्लूकोज के 3 ही तो बनेंगे, तीनों के तीनों ग्लूकोज के अणु प्राप्त हो जाएंगे, अगर वो 3 ग्लूकोज के अणु से मिलकर बना है कोई ट्राइसैकेराइड।
तीन मोनोसैकेराइड से मिलकर बनाया तो तीन ही हो जाएंगे जल अपघटन करने पे। अगर यूनिट अलग हो, जैसे ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, तीनों अलग अलग है तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद वही तीन मोनोसैकेराइड मिलेंगे जिससे वो ट्राइसैकेराइड मिलकर बना हुआ है। अगर अलग अलग यूनिट से मिलकर बना तो अलग अलग मोनोसैकेराइड के तीन अणु मिलेंगे, अगर एक जैसे से मिला तो एक जैसे, तीन ही मोनोसैकेराइड के अणु है। ये भी क्लियर बात पता चल गई। अब देखिए एक बार इसको देख लेते हैं, ट्राइसैकेराइड में तीन मोनोसैकेराइड होते हैं, बिल्कुल क्लियर। हाइड्रोलाइसिस में दो पानी के अणु निकलते हैं, मैंने बताया था, दो जल के अणु निकलते हैं। अब परिणामतः तीन मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। तो ट्राइसैकेराइड की ये खास बात है, तीनों के तीनों। अगर आपसे पूछे ट्राइसैकेराइड किसे कहते हैं तो आप डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, वे मोनोसैकेराइड के अणु जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर दो जल के अणु निकलते हैं और तीन मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। ऐसे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। आप देखिए क्या लिखेंगे, पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, कई हजार तक, 10 से लेकर कई हजार तक कार्बन के अणु इसमें जुड़ते हैं तब पोलोसैकेराइड के अणु बनते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, कम से कम 10 अणु तो कार्बन से होते ही हैं, 10 से ज्यादा, जब 10 लेंगे, 10 से लेकर कई हजार तक मोनोसैकेराइड के अणु बहुत सारे जुड़ेंगे तब जाके पोलोसैकेराइड का निर्माण होता है। देखिए डेफिनेशन, जब अनेक सैकड़ों या हजारों मोनोसैकेराइड आपस में, लेकिन बंद वही ग्लाइकोसिडिक बंद से जुड़ते हैं तो जो बड़ा अणु कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे पोलोसैकेराइड कहते हैं। ये डेफिनेशन हुई। डाई में दो जुड़ते हैं, ट्राई में तीन जुड़ते हैं और पोली में कितने जुड़ते हैं, सैकड़ों से लेकर हजारों तक। फार्मूला देखिए इसका, C6H10O5N, यहां जितने भी आप लेंगे, अगर सपोज करो आपने 100 लिए तो 100 से गुना करनी पड़ेगी फिर आपको। अब देखिए ये हुआ इसके रिएक्शन, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो एक पोलोसैकेराइड का अणु प्राप्त होता है। तो कई सैकड़ों से लेकर हजारों तक मोनोसैकेराइड का अणु जुड़ने से बनता है। ये एक जैसे मोनोसैकेराइड का अणु भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आइए कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए मुख्य प्रकार, ट्राइसैकेराइड के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ट्राइसैकेराइड आप पढ़ते हैं, स्टोरेज पोलोसैकेराइड, स्टोरेज यानी कि भंडार करने वाली। सबसे पहले स्टार्च, स्टार्च ये एक पॉलीसैकेराइड है जो पौधों में उपस्थित होती है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जानवरों में या जंतुओं में लीवर में क्या कहते हैं, संचित रहती है। देखो पौधों में किस रूप में संचित होती है, स्टार्च में, और जंतुओं में किस रूप में संचित रहती है ये पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन में। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है तो लीवर में ये संचित रूप में रहती है, लीवर फिर इसको काय में बदल देता है, ग्लूकोज में, ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड होती रहे। हमें जंतुओं को जो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से मिलती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम होती है तो लीवर में जो ग्लाइकोजन जमा रहती है पोलोसैकेराइड के रूप में, वो ग्लूकोज में बदल जाती है। और अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बन जाए तो फिर वो ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में जमा हो जाती है। ये कार्य चलता रहता है। अब देख लेते हैं, तो जो अब ये तो हो गया किसके बारे में, स्टोरेज पोलोसैकेराइड। अब देखते हैं स्ट्रक्चर पोलोसैकेराइड, जो संरचना बनाने वाले पोलोसैकेराइड होती है। ये तो संचय के रूप में कौन कौन सी होती है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगर ये कंकाल बनाए, भार की संरचना के निर्माण के आधार पर कौन कौन सी पोलोसैकेराइड होती है, देखिए सबसे पहले सेलुलोज। सेलुलोज जो होती है पौधों की कोशिका भित्ति बनाने का काम करती है। जब आप पादप कोशिका पढ़ेंगे तो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि ये संरचना बनाने का काम भी करती है पोलोसैकेराइड। तो कौन सी होती है, सेलुलोज। इसी तरीके से काइटिन की अगर बात करें, जो कीट व फंगी होते हैं उनकी जो दीवार होती है वो काइटिन की बनी होती है, या बाह्य कंकाल काय का बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर पोलोसैकेराइड आपने जाना। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं इसके, जो पोलोसैकेराइड है, कौन कौन सी पोलोसैकेराइड होती है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखिए स्टार्च।
ये ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनी होती है। जैसे ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कई सैकड़ों तक ले लो, जब जाके स्टार्च बनती है। स्टार्च का निर्माण ग्लूकोज के अणुओं से ही मिलकर बना हुआ होता है। पौधों में भोजन का भंडार का काम करता है स्टार्च। क्लियर। दो भाग होते हैं, एमाइलोज एमाइलोप्सिन इसके, ठीक है ना। अब देखते हैं ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च होती है। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन स्टार्च तो अभी मैंने बताया था। अब ग्लाइकोजन की बात करें, सबसे अधिक ब्रांच वाला पोलोसैकेराइड है, यानी कि इसके इधर 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 ब्रांच से निकल के जाती है, वो तो एक सरल रेखा में होती है, ये ब्रांच के रूप में होती है। और पोलोसैकेराइड है, लिवर और मांसपेशियों में भोजन का भंडार का काम करती है। कौन? ग्लाइकोजन। इसके बाद सेलुलोज की अगर बात करें, सेलुलोज बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ता है। इंसान इसे पचा नहीं सकता। सेलुलोज का पाचन कभी भी, सेलुलोज ऐसी पॉलीसैकेराइड है जिसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो एक अवशेषी अंग है सीकम अपेंडिक्स, जो वर्मीफार अपेंडिक्स जानवरों में उपस्थित होता है, क्योंकि घास में सबसे ज्यादा ये घास या चारे के रूप में सेलुलोज होता है। जानवर इसलिए घास को पचा सकते हैं क्योंकि वहां पाचक एंजाइम होते हैं। वर्मीफार अपेंडिक्स, सेलुलोज का पाचन इंसान नहीं कर सकते, ठीक है। और इंसान इसे पचा, पौधों की सेल वाल का मुख्य भाग होता है। इसी तरीके से काइटिन की अगर बात करें, एन कॉन्टेनिंग पोलोसैकेराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कीटों का बाह्य कंकाल बनाने का काम करता है। कौन? काइटिन। गुण इसके बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होता है, पानी में लगभग अघुलनशील होते हैं, मीठे नहीं होते, ऊर्जा भंडार या संरचना बनाने का काम करते हैं। पोलोसैकेराइड के गुण हो गए ये। सारा देखिए, पोली माने बहुत, सैकेराइड माने शुगर, यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर पोलोसैकेराइड बनाते हैं। और अब जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है वो मेलिस परीक्षण द्वारा होता है। मेलिस परीक्षण समझिए, पदार्थ के जलीय विलयन में 2 मिलीलीटर मालिश अभिकर्मक, मालिश अभिकर्मक किसे कहते हैं? अल्फा नेफ्थाल का C2H5OH में 10% विलयन, ये कहलाता है मालिश अभिकर्मक। डालो किसके? पदार्थ के जलीय विलयन में 2 मिलीलीटर ये अभिकर्मक डाल दो, और फिर परखनली को बिना हिलाए और बहुत सावधानी से परखनली की दीवार के सारे बूंद बूंद करके क्या मिलाते हैं उसमें? सांद्र H2SO4 1 मिली डाल लेते हैं। यदि दो परतों के बीच में, दो परत बनेगी, उनके बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, तो जो कुछ समय बाद कैसे रंग का हो जाएगा? बैंगनी रंग का हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है। अगर बैंगनी रंग नहीं होता तो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, मेलिसिस परीक्षण। तो ये पूरा का पूरा जैव अणु के अंतर्गत आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। बहुविकल्प क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कभी कभी लघु क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो ये हुआ पूरा कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेल। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का जैव अणु के अंतर्गत ग्लूकोज के बारे में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।